फ्रेंड्स, आज हम साइंस के उन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी पेपर सेट में आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो छोटे मनके जैसी संरचनाओं को बीजांड कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। इसमें ये जो दल है, दल उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको कहा जाता है। इसी तरह बाह्यदल और पुष्प केसर भी उसका एक और दूसरा भाग होता है। तो इसका राइट आंसर वह है बीजांड। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन में चार ऑप्शन है, त्वरण के संरक्षण पर, रैखिक संवेग के संरक्षण, वेग के संरक्षण और कोणीय वेग के संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है रैखिक संवेग के संरक्षण पर। इसको हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो जब रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा होता है तो इससे नीचे की ओर कुछ धुआं जल वाष्प के रूप में निकलता है। माना कि इस जल वाष्प का मास स्मॉल m और वेग स्मॉल u है, और जेट का मास कैपिटल M और वेग भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम होता है स्मॉल u इंटू स्मॉल u प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V, दिस इज इक्वल टू u। इसे हम संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है उसका स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो पार्टी में हम जो गुब्बारे फुलाते हैं, इस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है। इसका एक मेजर कारण ये होता है कि ये भार में बहुत ही हल्की होती है। क्या होती है? ये भार में बहुत ही हल्की होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा खंडित मनस्कता। इसका राइट आंसर है खंडित मनस्कता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? उनका गोबर सूखा होता है, वे थोड़ी मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, उन्हें पसीना बहुत आता है, वे स्थलीय आवासों में रहते हैं। इनमें से अपन को गलत बताना है। तो ये तो पहले से ही हम कह सकते हैं राइट है, क्योंकि ऊँट हवा में तो रहते नहीं, वो स्थल पर ही रहेंगे। वे थोड़ी मात्रा में मूत्रों का उत्सर्जन करते हैं, ये भी राइट होगा, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहते हैं तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को इस प्रकार ढाल लेते हैं कि वहाँ पर उन्हें पानी को संचित करके रखना पड़ता है। तो उनका राइट आंसर है उन्हें बहुत पसीना नहीं आता, उन्हें बहुत कम मात्रा में पसीना आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतु वाद्य तंत्र है? इनमें से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र है? तंतु वाद्य यंत्र एक ऐसा वाद्य यंत्र जो तंतुओं से बना होता है। तो जो वाद्य यंत्र तंतुओं से बना होता है वह जंतर है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड। इसके बाद हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? संधिपाद, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सेकंड। सहस्त्रपाद एक क्या है? संधिपाद है। सहस्त्रपाद हमारा एक संधिपाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता? महासागरीय गतिविधियों को, तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो महासागरीय गतिविधि के लिए बात करें तो ये तरंगें जो होती है, तरंगों का यूज़ किया जाता है, और ज्वार भाटा भी, जो ज्वार भाटा तरंगों के यूज़ में आता है, और धाराएं भी। लेकिन परावर्तन जो होता है, परावर्तन इस तरह से होता है, ये केरलाई और ये गई, तो इसका यूज जो है समुद्रों में नहीं किया जाता है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी वगैरह ये जो उतनी ज़्यादा नहीं होती, जबकि तरंग, ज्वार भाटा और धारा इनका यूज किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा परावर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव? जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? तो उनकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, मतलब कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा क्या निरूपित करती है? तो हम सबसे पहले बैटरी को प्रदर्शित करने का एक
वो होता है, चिन्ह होता है, उसको उसके बारे में बात करें तो बैटरी को हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, जिसमें ये बड़ा वाला जो होता है ये पॉजिटिव सिरे को दिखाता है और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव सिरे को दिखाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसे निरूपित करती है, तो छोटी रेखा नेगेटिव टर्मिनल को यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड नंबर का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण। अगर हम खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण करेंगे तो इससे खाद्य और जल प्रदूषण दोनों हो सकते हैं, और अगर मेन रूप से देखें तो खाद्य प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखानों से निकला रासायनिक अफवाह, ये जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। और चौथा है वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव, ये भी हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, जल प्रदूषण करता है। लेकिन आवारा जानवरों द्वारा काटना ये कोई प्रदूषण नहीं है, इनके काटने से कोई प्रदूषण नहीं होता। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा तीसरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है? किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्परिवर्तन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उत्परिवर्तन कहलाती है, उत्परिवर्तन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप से का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। तो ये हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कॉर्क में जो है कोशिका की खोज की थी, मतलब कि कॉर्क के टुकड़ों पर जो है कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीव जंतुओं की संरचना, हमारा अध्ययन किन के बारे में? जीव जंतुओं के बारे में। तो जीव जंतुओं के बारे में जो अध्ययन होगा उसे हम जंतु विज्ञान कहेंगे। यहाँ पर और भी है जैसे छिपकली विज्ञान, तो हम अगर इंडिविजुअली छिपकली के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम उसे छिपकली विज्ञान कहेंगे। वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम उसे वनस्पति विज्ञान कहेंगे। इसी प्रकार नरजाति विज्ञान भी कहेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर जंतु विज्ञान हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा जंतु विज्ञान। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं? अगर हम बात करें तो मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, तो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे, अतः हमारा राइट आंसर होगा थर्ड नंबर का। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिक स्थिरता की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? पारिस्थितिक स्थिरता, तो उसके संरक्षण और पुनर्जनन, तो इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी विकास। परिस्थिति के विकास में ही इन सब चीज़ों का जो है वर्णन और इन सब के बारे में बताया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी विकास, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। हमारा अगला क्वेश्चन है मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो यहाँ पे घास विज्ञान क्या है? घास विज्ञान घास के अध्ययन के लिए, शरीर रचना विज्ञान अपने शरीर के अध्ययन के लिए, कोशिका विज्ञान जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मृदा प्रबंधन, फसल चक्र, खरपतवार ये सब टॉपिक कृषि से संबंधित है, तो यहाँ पर अध्ययन की जो शाखा कहलाएगी वो कृषि विज्ञान होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए परासरण का यूज किया जाता है। इसे इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातु के गुण को क्या कहते हैं? तो तन्यता जो हमारा पहला ऑप्शन है, इसमें तन्यता ये कहलाती है कि किसी वस्तु को हमारे पास तार या कोई भी है उसे हम खींच कर काफ़ी लंबा कर सकते हैं। अपारदर्शिता मतलब कि उससे कोई भी किरण या हम उससे उस तरफ ना देख सके, किरण आई इससे रिफ्लेक्ट हो गई, इसके इस तरफ नहीं आ पाई, इसे हम अपारदर्शिता कहते हैं। ध्वनि उत्पन्न हो रही तो हम इसे ध्वन्यात्मकता कहेंगे,
अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था? इसका राइट आंसर है पुरकिंजे ने कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को दोनों को एक साथ मिलाकर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा था। इसका राइट आंसर हमारा होगा पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर 4। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? मिट्टी को कौन सा घटक उपजाऊ बनाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कि मिट्टी में लवण का उच्च स्तर। तो लवण का उच्च स्तर मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाता, मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसको कम कर देता है। खनिज और अकार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, तो खनिज तो होते हैं लेकिन इसमें अकार्बनिक पदार्थ इसके उपजाऊपन को नहीं बढ़ाता है, कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ऑप्शन नंबर 4। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत मतलब कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। अनवीकरणीय मतलब कि उन्हें एक बार अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर हम बायोगैस की बात करें तो हम बायोगैस को हम कई बार यूज कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को भी यूज कर सकते हैं, सौर ऊर्जा। लेकिन लकड़ी को अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो इसके बाद हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? मतलब कि वो जीवित होना चाहिए। तापमान की बात करेंगे तो तापमान क्या है, इसमें कोई जान है नहीं, ये अजैविक है। पवन अजैविक है, खनिज पदार्थ भी अजैविक है, लेकिन जीवित जीव ये जो है जीवित घटक होंगे और ये पारिस्थितिक तंत्र का घटक भी है। तो इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पिनियल ग्रंथि से हमारा मेलाटोनिन जो है स्रावित होता है, एक हार्मोन है मेलाटोनिन हार्मोन पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया जाता है? जो तरल पदार्थ द्वारा घर्षण बल लगाया जाएगा उसे हम तलकर्षण बल कहते हैं, क्योंकि जो अपरूपण बल होता है हमारा कुछ इस तरह से होता है कि मान लो हमारे पास एक कोई बॉडी है जो इस घनाभ के आकार की है और हम जब इस पर यहाँ से बल लगाते हैं, इसको एक दृढ़ आधार से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से होती है कि इसका ये जो वाला पार्ट है ये यहाँ पर आ जाता है, तो इसमें कुछ झुकाव आ जाता है, इसे हम अपरूपण बल कहते हैं। पृष्ठ तनाव भी इसी तरह से होता है। उत्प्लावन बल जो पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, लेकिन इसमें क्या कहा, तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को। तो उत्प्लावन बल हमारा घर्षण बल नहीं है, तो हमारा और ना ही पृष्ठ तनाव कोई घर्षण बल है। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा तलकर्षण बल, तलकर्षण बल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है विजातीय, इसका राइट आंसर 2 नंबर का होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जीका बुखार। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो स्वाद संबंधी अभिग्राहक तो हमारी आंखें जो है देखने के लिए होती, नाक किसी भी वस्तु या चीज़ की जो गंध या सुगंध होती है उसके लिए, त्वचा जो है हमें स्पर्श का अनुभव कराता है, जीभ जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है, जो हमारी जीभ पर होती है इस पर कुछ इस तरह की संरचना होती है जिन्हें हम स्वादांकुर कहती है, स्वाद के लिए उत्तरदायी होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जीभ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर हमारा सोचने के लिए हम इस तरह से सोच सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस में, रक्त में होता है, और हमें सीधे पता होता है कि रक्त की कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एनीमिया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें कथन गलत बताना है, तो कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो भोजन आमाशय से क्या छोटी आंत में प्रवेश करता है? ये सही है। आमाशय ये होता है, हमारा आमाशय कुछ इस तरह से होता है और फिर यहाँ से ये छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं भोजन ग्रास नली। भोजन ग्रास नली जो ईसोफेगस भोजन ग्रास नली यहाँ से आती है के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है। इसके बाद ये आमाशय होता है और यहाँ पर ये छोटी आंत होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है लार में सलाइवरी प्लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो, क्योंकि लार में लाइपेज नामक एंजाइम नहीं होता। हमारी लार में टाइलिन एंजाइम होता है जिसे हम लारिये इमाइलेज एंजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम होता है और श्लेष्म एंजाइम होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। तो हम CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ये हमारे लिए इजी क्वेश्चन की तरह होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जब इल्ली जिसका वैज्ञानिक नाम कैटरपिलर होता है नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। इस जाल को हम प्यूपा कहते हैं। इस जाल को प्यूपा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता है। अगर किसी वस्तु का वेग निरंतर बढ़ता जा रहा है या निरंतर घटता जा रहा है तो उस निरंतर अगर समान समय अंतराल में समान रूप से घट रहा है तो उसका त्वरण जो होगा त्वरण एक समान होगा। हमारा मतलब कि हमारा राइट आंसर यहाँ पर 3 नंबर का है। मतलब किसी वस्तु के त्वरण को हम उस टाइम पर क्या एक समान त्वरण कहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु बहुपरमाण्विक होती है। कौन सी धातु बहुपरमाण्विक होती है। तो हमारी यहाँ पर सल्फर जो है वो बहुपरमाण्विक होती है। एक ऐसी धातु है जो बहुपरमाण्विक होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं सोडियम, पोटेशियम, इसके आगे जो भी है ये क्या है सर्वाधिक अभिक्रियाशील हो। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो मेंढक एक ऐसा जंतु है जो अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अपन को सत्य कथन बताना है। इसमें है कि अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है। अच्छा, इसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है तो इसके लिए हम 2 शब्द याद रख सकते हैं। एक होगा अनिल, एक क्या होगा अनिल, और एक हमें रखना है याद छलनी। तो यहाँ पर अनिल आ से अम्ल, नी मतलब कि नीला और ला से लाल, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसी तरह क्षार क्या होगा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं अम्ल लाल लिटमस को के रंग को बदलकर नीला करते हैं। तो ये गलत है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। और अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं क्या। तो अम्ल स्वाद में नमकीन नहीं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को के रूप में जाना जाता है। तो जो पीने का जो जल होता है उसे हम पेयजल कहते हैं। पीने का जो जल होता है उसे हम पेयजल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसे जो है विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो जो हम अंगूर की खेती करते हैं उसे हम विटिकल्चर के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है। जल होता है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन का जो परमाणविक द्रव्यमान जो H2O का द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल है तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। इनका अनुपात निकालेंगे तो इनका अनुपात 1:8 आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो अल्फा कण हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं क्योंकि हीलियम जो है ये इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, परमाणविक भार 4 होता है। तो हीलियम के जो आवेशित हीलियम के द्विआवेशित इस पर आवेश क्या है +2 का जो होता है। अल्फा कण क्या होते हैं +2 आवेश के होते हैं। तो ये क्या है अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम के कण होते हैं। अगर आप और भी इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद।